स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे घर में आ रही समस्याओं के बारे में, आपके घर में होने वाली बीमारियों के बारे में, पैसों के अपव्यय के बारे में, बात करेंगे आपके जीवन की बाकी समस्याओं की भी। लेकिन पहले पंडित जी से जानेंगे आज का गुड लक मंत्र। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, खराब हो ये नहीं कह रहा मैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, सूर्य की स्थिति वीक हो, तो रोज सुबह लाल चंदन का गोल तिलक अपने मस्तक पर लगाइए। रोली का नहीं, कुमकुम का नहीं, लाल चंदन को घिस करके इसका गोल तिलक अपने मस्तक पर बीचों बीच में लगाइए। आपकी कुंडली का कमजोर सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 1 अगस्त सोमवार का पंचांग। दिनांक 1 अगस्त 2022, दिन सोमवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 4:06 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:29 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो बात हो गई गुड लक मंत्र की और हमने 1 अगस्त का पंडित जी से पंचांग भी जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि घर में बीमारियां होने लगती हैं, इनके क्या कारण है और ये समस्याएं जो होती हैं इनका निवारण किस तरह से किया जाना चाहिए। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे हम पंडित जी से और सबसे पहले समझते हैं कि इन समस्याओं के होने का कारण क्या है। आपके घर में लगातार बीमारियां रहती हैं, एक आदमी ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, घर का बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है, चोट चपेट लगती रहती है, बीमारियां जाती नहीं, घर में निरंतर बीमारियां बनी रहती हैं। कारण क्या है इसका? देखिए, जिन घरों में सूर्य का प्रकाश जरा भी नहीं आता, वहां पर बीमारियों के होने की संभावना बहुत होती है। ऐसे घरों में आप देखेंगे ज्यादातर बुजुर्ग लोग लंबे लंबे समय तक बीमार पड़े रहते हैं, या घर में लोग बीमार रहते हैं जिन घरों में सूर्य का जरा भी प्रकाश नहीं आता। अगर घर में सीलन की काफी समस्या हो तो भी ये बीमारियों की सूचना है। आपके घर में बीमारियां रहेंगी, जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर आपके घर में गलत तरीके से कमाया गया पैसा आता हो, रिश्वत का पैसा आता हो, बेईमानी का पैसा आता हो, तो ज्यादातर आपका पैसा बीमारियों में खर्च होगा। ये पैसा जैसे आएगा वैसे जाएगा और ज्यादातर मामले में घर में लोग बीमार बने रहेंगे। अगर घर में पूजा का स्थान ठीक ना हो, आपके पूजा के स्थान में धूल मिट्टी जमी हो, कभी आप वहां पूजा नहीं करते, कभी नहीं बैठते, कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी अपनी बात देवी देवताओं से नहीं कहते, आपका जुड़ाव पूजा घर से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं, घर की बीमारियां समाप्त नहीं होती हैं। क्या करना चाहिए? ये तो कारण हो गया। इसका निवारण क्या है, उपाय क्या है? पहला उपाय, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। खिड़की तोड़िए, दरवाजा बदलिए, शीशा लगाइए, मिरर लगाइए, कैसे भी सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। अदरवाइज घर बदलिए। सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो इसका और कोई सलूशन नहीं हो सकता। सीलन को सुधारने का प्रयास करिए, टाइल्स लगवाइए, जैसे भी करिए, लेकिन सीलन को सुधारिए, क्योंकि अगर परमानेंट सीलन है तो आपके घर में परमानेंट बीमारी रहेगी।
हर सप्ताह अपने घर में सामूहिक पूजा उपासना करिए, यानी आपके घर के सारे लोग मिल करके एक साथ सप्ताह में कम से कम एक दिन ही सही, मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को पूजा करें। कुछ नहीं कर सकते तो घर के सारे लोग मिल करके एक साथ ही अगर आरती भी करें तो बहुत अच्छा होगा। और सप्ताह में एक बार घर का बना हुआ भोजन निर्धनों को दान करिए, चाहे रोटी सब्जी हो, चाहे कोई भी भोजन हो, आप गरीबों को खिलाइए, सप्ताह में एक बार जरूर करिए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके घर में जो रहने वाली बीमारियां हैं वो बीमारियां धीरे धीरे चली जाएंगी, वो बीमारियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर आपके घर में बीमारियां रहती हैं तो उसके कारण भी हमने आपको बताए। उन कारणों की वजह से बीमारियां रहेंगी और जब आप उन कारणों का निवारण कर देंगे तो वो बीमारियां आपके घर से चली जाएंगी। पंडित जी, आपने बताया कि ये समस्याएं जो हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनके पीछे खास कारण क्या है? घर में सूर्य की रोशनी ना आना उनमें से एक मुख्य कारण है। आप ये बताइए पंडित जी कि अगर घर में किसी एक हिस्से में सूर्य की रोशनी आती हो और दूसरे हिस्से में नहीं आती हो और वहां पर घर के किसी एक मेंबर का बेडरूम हो और जिस हिस्से में सूर्य की रोशनी आती हो वो एक कॉमन एरिया हो, तो ऐसे में क्या समझना चाहिए कि घर पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है? देखिए, घर के किसी भी हिस्से में अगर सूर्य की रोशनी आती है, चाहे वो बेडरूम में आती हो, चाहे वो लिविंग एरिया में आती हो, सूर्य की थोड़ी सी रोशनी भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर देती है। तो अगर आपके घर के किसी एक कमरे में या किसी एक स्थान पर ही सूर्य की रोशनी आती है तो निश्चित रूप से पूरे घर पे उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हम उन घरों की बात कर रहे हैं जहां किसी कमरे में, किसी कोने में सूर्य की रोशनी नहीं आती है। अगर आपके घर में किसी कमरे में, किसी कोने में सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप बड़ी बीमारियों के, गंभीर बीमारियों के शिकार जरूर होंगे। और पंडित जी, आपने सीलन का भी जिक्र किया। सीलन कई बार मौसमी होती है, मौसम के हिसाब से आती है और फिर सूख जाती है तो ठीक हो जाता है, झड़ना या जो भी। तो उसको क्या समझा जाए? क्या उसकी वजह से उस क्षण में या उस पल में बीमारी हो सकती है? जब तक सीलन आपके घर में रहेगी, चाहे वो मौसमी हो या परमानेंट हो, जब तक सीलन रहेगी बीमारियां परेशान करेंगी। अगर परमानेंट सीलन है तो तोड़ फोड़ करके उसका उपाय करिए, और अगर मौसम की वजह से सीलन आती है तो भी उसका ध्यान रखिए, क्योंकि घर में जब सीलन आती है उसी समय से घर में मौजूद जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घटने लगती है। इसीलिए घर में जितने समय सीलन रहती है उतने समय बीमारियां होंगी, ये बात समझ लीजिए। जी पंडित जी, तो ये तो हमने समझ लिया कि इन समस्याओं के कारण क्या हैं। इन समस्याओं के निवारण की भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, आकस्मिक धन का लाभ होने की संभावना आपके लिए बन रही है। इस समय पैसे का लाभ अवश्य होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव को अगर आप गुड़ अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है। परिवार में आपके अनावश्यक अशांति हो सकती है। काम में जल्दबाजी से आपको बचाव करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया इस समय काम आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी, आपके करियर या आपके पैसे से जुड़ी हुई। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी और अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो जाना हमने पंडित जी से 1 अगस्त का मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का भाग्यफल। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आपका सवाल लें इससे पहले आपको बता दें कि आप ही के स्क्रीन पर हमारा मेल एड्रेस भी फ्लैश हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से, पंडित जी किसने सवाल भेजा है। जी, आज का जो पहला सवाल है वो तेजस कुमार पटेल जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 जून 1983। जन्म का समय है 4:40 शाम को। जन्म स्थान है सूरत, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, व्यवसाय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, क्या मैं भविष्य में विदेश जाकर के सेटल हो सकता हूं? तेजस, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है जून 2025 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में जो आपकी आर्थिक स्थिति है, जो आपका काम है, इसके बेहतर होने की संभावना बनती है मार्च 2023 के बाद। दूसरी बात यह है कि पिता की सहायता से आपको भविष्य में लाभ होने का योग बनता है। तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में आप अपने पिता की सहायता से विदेश जाएं और विदेश में परमानेंटली रहने का प्रयास करें। ये संभावना भी मार्च 2023 के बाद आपकी बन रही है और उसके बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहला काम आप ये करें कि रोज सुबह गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर घर में कोई समस्या आती है तो उसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। आप जानते हैं कि घर में पैसे का अगर अपव्यय होता है तो इसके पीछे क्या कारण होता है और इस समस्या से हम कैसे निजात पा सकते हैं। बहुत घरों में ऐसा होता है कि पैसा रहता भी बहुत है और आता भी बहुत है, अच्छा पैसा रहता है, लेकिन पैसे की बर्बादी होती रहती है, पैसे का बेवजह खर्चा होता है, पैसे का बेवजह अपव्यय होता है। कारण क्या होता है? घर में अगर पानी की बर्बादी होती हो, आप टैप का पानी बर्बाद करते हो, नहाने में बेवजह पानी इस्तेमाल करते हो, घर में पानी वेस्ट होता हो, आपके घर में पैसा कभी नहीं बचेगा। जिन घरों में पानी की बर्बादी होगी वहां पर पैसा बचना असंभव है। घर में टूटे हुए बर्तनों का अगर आप प्रयोग करते हैं, आपका कप टूट गया है, आपका ग्लास टूट गया है, आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, या स्टील के बर्तन किराने से टूट रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी घर के पैसे बर्बाद होते हैं। जो लोग पूरी आमदनी अपने लिए ही खर्च करते हैं, उसमें से जरा सा पैसा भी किसी की सेवा सहायता में, किसी दान में, धर्म में, पुण्य में नहीं लगाते। 16 का 16 आना पैसा जो कमाते हैं वो केवल अपने लिए खर्च करते हैं, अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, सेवा सहायता दान में खर्च नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है। ऐसे लोगों का पैसा इधर खर्च नहीं होगा तो उधर खर्च होगा और पैसे की बचत नहीं होगी। देखिए, धन की 3 अवस्था है।
पहला है भोग, धन का भोग करिए। दूसरी अवस्था है दान, कुछ ना कुछ दान करिए। अगर भोग भी नहीं करेंगे, दान भी नहीं करेंगे, तो धन की तीसरी अवस्था है नाश। यानी अगर भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो धन का नाश ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए जो भी आप अर्निंग करते हैं, जो भी आपकी आमदनी है, 10,000, 20,000, 50,000, ज़्यादा नहीं, 500, 1,000 रुपया ही सही, किसी निर्धन को दे दें, किसी को भोजन करा दें, कुछ दान कर दें। ऐसा करने से पैसे की बचत आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्या उपाय करें कि पैसे की बर्बादी ना हो? पहला काम, पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। घर में पानी बेवजह बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर टोटी खराब है, कहीं से पानी टपक रहा है, पानी बेवजह बहता रहता है, उस पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाइए। टूटे हुए जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तुरंत हटा दीजिए, उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। और जैसा आपको पहले बताया, आमदनी का कुछ हिस्सा 2%, 4%, 5%, 10% सद्कार्यों में, अच्छे कार्यों में दान करिए। बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ रहेगा। धन रखने के स्थान को बार बार मत बदलिए। जैसे आप पैसा रखते हैं अपने लॉकर में, जिस कमरे में सोते हैं उसी की अलमारी में रखते हैं, तो वहीं रखिए। अब ये नहीं कि आज पूजा के स्थान पे रख दूंगा, कल बेडरूम में रखूंगा, परसों लिविंग रूम में रखूंगा। पैसा रखने का जो स्थान है, जो प्लेस है, इसे बार बार मत बदलिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। पैसा बचाने के लिए 2 चीजों पर हमेशा ध्यान दीजिए। एक, पानी की बर्बादी ना हो, और एक, जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा आप जरूर दान करिए, इससे आपको लाभ होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 1 अगस्त का दिन कैसा होगा? कर्क राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे का फायदा इस समय आपको होगा। पारिवारिक समस्या जो भी है आपकी, वो समस्या हल होगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, उस दिशा में कोशिश आपको करनी चाहिए। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। धन प्राप्ति के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर आप गुड़ अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में आपके बेवजह का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य इस समय आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और पैसे रुपए का अगर कहीं पर लेन देन कर रहे हैं तो उस लेन देन में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर आप थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 1 अगस्त का दिन कैसा रहेगा उसकी। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। बता दें आपको कि आगे प्रोग्राम में हम आपको महा उपाय भी बताएंगे और किसी एक खास राशि के बारे में बातचीत भी करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है। जो अगला सवाल है वो रिद्धि हितेश मेहता जी ने हमें भेजा है। रिद्धि लिखती हैं अपनी माँ के लिए। इनकी माँ का नाम है दक्षा मेहता। माँ की जन्म तारीख है 12 नवंबर 1967, 1967।
जन्म का समय है 11:55 रात को और जन्म स्थान है माता का जामनगर, गुजरात। ये लिख रही हैं कि माता की सेहत अच्छी नहीं रहती है, माता निगेटिवली सोचती हैं, बेवजह की चिंता करती हैं, बेवजह परेशान होती हैं। ये स्थिति बनी है, माता का स्वास्थ्य कब बेहतर होगा? रिद्धि, आपकी माता दक्षा जी की जो कुंडली बनती है वो बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। चंद्रमा शनि का संबंध है एक तो कुंडली में, जो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट प्रोसेस पैदा करता है, नकारात्मक चिंतन पैदा करता है। दशा चल रही है इनकी शुक्र में बुध की, अगस्त 2022 तक। हड्डियों की समस्या, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, यानी मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्या कुंडली में दिखाई दे रही है। बट मानसिक वाला हिस्सा ज्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, जो शारीरिक समस्या है वो उतनी ज्यादा नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से इनका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा अक्टूबर 2022 के बाद, और अप्रैल 23 के बाद से ये काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? अपनी माता जी को एक मोती बनवा के पहना दें। एक पीले रंग की मोती, येलो कलर वाली मोती ले लें। इसका वजन होगा लगभग 8 से 10 रत्ती। इसको पहनाया जाएगा चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक पीली मोती पहना दीजिए। दूसरा काम ये करिए, माता जी को बोलिए कि वो सुबह शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। और अगर वो जप नहीं कर पाती हैं तो आप अपनी माता जी के लिए सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। उससे माता के जीवन में सुधार होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगर घर में विवाह योग्य लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा तो इसका क्या कारण हो सकता है, और साथ ही समझते हैं कि इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि बेटी बड़ी हो गई, विवाह योग्य उम्र हुई, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। फिर बेटा भी बड़ा हो गया, उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। या घर में पहले बुआ थी, बड़ी महिला थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ। यानी घर में विवाह योग्य लोगों की उम्र तो हो गई है, लेकिन किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं कि बहन की हो गई, भाई की नहीं, भाई की भी नहीं हो पा रही, बहन की भी नहीं हो पा रही। क्या कारण है? देखिए, जिन घरों में गलत आमदनी आती है, ज्यादातर, सामान्यतः, सब घरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्यतः जिन घरों में गलत पैसा आता है, ऊट पटांग पैसा आता है, वहां पर इस तरह की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। जिन घरों में बड़े बुजुर्गों की अवहेलना होती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, बड़े बुजुर्गों की देखभाल नहीं की जाती, वहां पर भी ये समस्या ज्यादा रहती है। जिन घरों में कोई पूजा उपासना नहीं होती, कोई प्रार्थना नहीं होती, कोई भगवान से आराधना नहीं की जाती, उन घरों में भी कोई शुभ काम नहीं हो पाता, उन घरों में भी विवाह जैसी संभावनाएं नहीं बन पाती। और जिन घरों में कांच की बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, कांच का टेबल है, कांच की अलमारियां हैं, कांच के बहुत सारे बर्तन हैं, उन घरों में भी विवाह योग्य उम्र लोगों की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, इसमें दो होता है। जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा, उस घर में विपत्तियां जरूर आएंगी और आने वाली पीढ़ी का डेवलपमेंट रुक जाएगा। बच्चों की शादियां नहीं होंगी अगर घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, 24 घंटे में आपके पास 24 मिनट भी नहीं है ईश्वर के लिए निकालने के लिए। तो अगर आप ऐसा ही करते हैं, आपके पास 2-4 मिनट भी नहीं है कि भगवान से बात कर सकें, प्रार्थना कर सकें, अपनी बात रख सकें, तो फिर छोड़िए, आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालिए। वो आप ईश्वर को कुछ नहीं देंगे, लेकिन अपनी बात कहिए, अपनी प्रार्थना करिए ईमानदारी से। जरूरी नहीं है कि आप मंत्र, स्तोत्र और स्तुति ही पढ़िए, लेकिन एक आम इंसान की तरह ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करिए। जितना आप जुड़ेंगे, जीवन उतना ही सरल होगा। अब अगर आपके घर में विवाह योग्य बच्चे हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय किया जाएगा? अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर दान करिए। खासतौर से अस्पतालों में, मंदिरों में, धर्म स्थानों पर जरूर दान करिए।
अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए और जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती से प्रार्थना करिए। देखिए, हर और गौरी, भगवान शिव और मां पार्वती आज भी हमारे आदि पिता हैं और हमारी आदि माता हैं। तो अपने माता पिता से प्रार्थना करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से शादी के लिए ही कहना है, मंगल कार्य के लिए ही कहना है, अपने पिता माता से कहिए, भगवान शिव से कहिए, मां पार्वती से कहिए, प्रार्थना करिए, लाभ होगा। और घर में लकड़ी की वस्तुओं का प्रयोग करिए। लकड़ी की मेज का, लकड़ी की कुर्सी का ज्यादा इस्तेमाल करिए और अपने घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाइए। अगर आप सोसाइटी के फ्लैट में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पौधे बालकनी में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाइए जरूर। ढेर सारे तुलसी के पौधे अपने घरों में लगाइए। ऐसा करने से घर की शुभता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके घर में शुभ और मंगल कार्य आसानी से हो पाएगा। तो ये तो बात हो गई कि अगर घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। आगे भी इस बारे में बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं इस समय और आपके करियर में सफलता की संभावना भी बनी हुई है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान शिव को थोड़ा सा पंचामृत अर्पित करके प्रार्थना करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे और आप किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त जरूर रहेंगे। ऐसे में थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, तमाम तरीके की मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में आपके लिए सुंदर लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को फल अर्पित कर दें, खास तौर से अगर पीला फल अर्पित कर दें, केला अर्पित कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब एक और दर्शक का सवाल लेने का वक्त हो गया है, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है, इनकी क्या समस्या है और क्या समाधान बता रहे हैं पंडित जी। जी, अगला जो प्रश्न है वो मनीषा जी लिखती हैं हमें पंजाब से। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर 1986। जन्म का समय है 9:15 सवेरे। जन्म स्थान है सोलन, हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि विवाह कब हो पाएगा मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं विदेश में सेटल हो सकती हूं। मनीषा, देखिए, शादी तो आपकी जरूर होगी और आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह वर्ष 2022 के अंत में या 23 के आरंभ में दिख रहा है। ज्यादातर संभावना 2023 के आरंभ में आपकी दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि
करियर में सेटलमेंट के लिए, विदेश जाने के लिए, करियर में सफलता पाने के लिए आप जुलाई 2023 के बाद प्रयास करिएगा। बुध की दशा में उसमें आपको लाभ होगा। बिल्कुल आप विवाह के बाद विदेश जा सकती हैं और विदेश में जाकर के सेटल हो सकती हैं। क्या उपाय करना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए, करियर के लिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। आपका विवाह जल्दी होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और करियर में आपको बेहतर सफलता मिल पाएगी। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर बेवजह हमें लगता है कि हमारे घर में कोई समस्याएं आ रही हैं और हम कारण समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझते हैं कि घर में किसी की अगर उन्नति ना हो रही हो तो क्या करना चाहिए। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि नौकरी चल रही है, 20 साल से एक ही नौकरी में, एक ही पोजीशन पे टिके हुए हैं। पिताजी की जिंदगी बीत गई, एक ही पोजीशन में टिके हुए, तरक्की नहीं कर पाए। बेटे का भी वही हाल है, बेटी का भी वही हाल है। यानी घर में कोई प्रोग्रेस होती ही नहीं है, एक ही जगह रुके हुए हैं। जैसे तैसे जिंदगी चल तो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? देखिए, जिन घरों में हमेशा कलह कलेश होता है, जिन घरों में हमेशा झगड़ा झंझट होता है, बेवजह के विवाद होते हैं, उन घरों में किसी की उन्नति नहीं होती। घर के वाइब्रेशन इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि घर में उन्नति के संकेत नहीं होते। और अगर उन्नति होती भी है तो कीमत बड़ी भारी होती है। अपने सहायकों के साथ अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो भी आपके घर में उन्नति नहीं होगी। जो आपके घर में मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, वो भी इंसान हैं, इस बात को समझिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। सहायक हैं आपके, सहायकों को सहायकों की तरह, अच्छे इंसान की तरह ट्रीट करिए। सहायकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, घर में किसी की उन्नति नहीं होगी। घर की महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, चाहे बेटी हो, बहू हो, माता हो, पत्नी हो, अगर बहन हो, अगर घर की महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे तो महिलाओं को हमारा शास्त्र क्या कहता है? लक्ष्मी हैं। तो अगर आप लक्ष्मी को ऐसे अपमानित करेंगे, परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे तो घर का डेवलपमेंट कैसे होगा भाई? शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों के पूजन होता है, सम्मान होता है, वहां देवता रहते हैं और जहां नहीं होता है वहां राक्षस रहते हैं। इसलिए ये बात समझ लीजिए कि घर में तरक्की अगर ऐसा करेंगे तो नहीं होगी। और दूसरों को जानबूझकर परेशान करेंगे। आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं, ऐसी नौकरी करते हैं जहां से लोगों का अच्छा बुरा कर सकते हैं और दूसरों को जानबूझकर परेशान करेंगे तो भी आपकी उन्नति रुकेगी, क्योंकि कर्म का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए अगर घर में किसी की उन्नति नहीं हो पा रही है? एक बात तो ये कि घर में यथाशक्ति शांति बनाए रखिए। घर में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। घर में कलह कलेश से बचिए। अपने सहायकों के साथ, जो आपके घर के आपके असिस्टेंट हैं, मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, इनके साथ और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा व्यवहार बनाए रखिएगा। नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए अपने घर में। जो घर के मुखिया हैं उनको करना चाहिए, बाकी सारे लोग भी करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर के जो मुखिया हैं वो रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें। और जिन घरों में उन्नति नहीं हो पा रही है, ऐसे घरों में मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और उसके साथ ये उपाय करिए, अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों की प्रोग्रेस होगी, आपके घर के लोगों की उन्नति अवश्य होगी। जी मनु जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में अभी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचिए, राजनीति से दूर रहिए और वाहन सावधानी से इस समय चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से दूध का दान आप कर दें,
सफेद चीज का दान आप कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में आपके छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, जो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। खान पान पर ध्यान बनाए रखिए क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। भगवान शिव को अगर सुगंध अर्पित करें, खास तौर से अगर चंदन की खुशबू अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। करियर में हालांकि आपको नए अवसर इस समय मिल सकते हैं। धन से जुड़ी हुई जो बाधाएं हैं वो बहुत आसानी से दूर हो जाएंगी। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा और लाभ होगा आपको। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हो गया है एक आखिरी दर्शक का सवाल लेने का। और इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार फिर से आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो आप अपनी समस्याओं के लिए हमें इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। आप जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने सवाल भेजा है। जी, देखिए, आपका प्रश्न लें उसके पहले आपको बता दें कि आप जब भी हमें अपना प्रश्न लिखते हैं उसमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखें, अपना प्रश्न लिखें, तब हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि आप बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भेजते तो हैं लेकिन या तो जन्म का समय नहीं लिखते या तो जन्म का स्थान नहीं लिखते, तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। तो जब भी आप हमें मेल करें, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक से लिखें, तभी हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। आज के अंतिम सवाल पर आते हैं। आज का अंतिम प्रश्न गिरीश कुमार जी ने हमें लिखा है, भोपाल से लिखते हैं। ये अपने पुत्र आरव के बारे में जानना चाहते हैं। आरव की जन्म तारीख है 6 अक्टूबर 2004। जन्म का समय है मध्यरात्रि को 12:30, यानी 5 और 6 की मध्यरात्रि है। जन्म स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरे पुत्र की कुंडली में मंगल दोष और काल सर्प दोष है। मेरा बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता है, किस क्षेत्र में सफलता पा सकेगा। गिरीश जी, आपके पुत्र आरव की कुंडली है कर्क लग्न की और इसकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा केतु की चल रही है मई 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके बेटे की कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है। मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, ऊपर से अस्त है, मंगल दोष तो बनेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि भैया काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि काल सर्प योग को लेकर चिंता की जाए। इसका कोई लेना देना नहीं है, इसकी चिंता मत करिए। जहां तक आपके बेटे की कुंडली का प्रश्न है, आपके बेटे की कुंडली या तो बहुत हाई क्लास का इंजीनियर बना सकती है, जैसे आपका बेटा स्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ठीक है ना, या इस क्षेत्र में स्पेस साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमी का साइंटिस्ट बन सकता है। इस तरह की संभावना बनती है, कैरियर बहुत ब्राइट है। आपके बेटे के स्वभाव में दिक्कत है, चिड़चिड़ापन है, थोड़ी जिद है, इसको हमें बेहतर करना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने बेटे को एक मोती बनवा के पहनाइए, सफेद मोती, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक सफेद मोती धारण कराएं, इनके लिए बहुत अच्छा होगा।
और दूसरा काम ये करें कि आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपके पुत्र को लाभ होगा। और पंडित जी हमें बताइए कि जिनका जन्मदिन ही 1 अगस्त को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा? जिन लोगों का जन्मदिन 1 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके विवाह के मामले निपट जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। लेकिन इस साल में वाद विवाद और मुकदमेबाजी से आपको सावधान रहना होगा। और इस साल अपनी वाणी ठीक रखिएगा, अपना स्वभाव ठीक रखिएगा, वरना बेवजह की समस्याओं में पड़ेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करिए, सूर्य मंत्र का जप करिए, सूर्य देव को जल अर्पित करिए, तो इस वर्ष की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। तो बात करने वाले हैं अब हम आज की जिज्ञासा की कि क्या सूर्यास्त के समय सोना अशुभ होता है? जानते हैं पंडित जी से। बहुत सारे लोग खासतौर से गांवों में छोटी जगहों पर प्राचीन समय से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो, 2 समय मिल रहे हों, सूर्यास्त हो रहा हो, रात की शुरुआत हो रही हो, उस समय नहीं सोना चाहिए। कितना तर्क है इसके पीछे? देखिए, सूर्यास्त के समय एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा होती है, विशेष तरह की एनर्जी पैदा होती है। इसलिए सूर्यास्त का समय संध्या काल कहा जाता है और यह समय पूजा, उपासना और ध्यान के लिए अच्छा होता है। इस समय पर भोजन करना और सोना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और दरिद्रता भी आती है। इसके पीछे एक कथा भी आती है धार्मिक दृष्टिकोण से कि भगवान नृसिंह ने जो हिरण्यकश्यप का वध किया था, वो किया था सूर्यास्त के समय। इसलिए इस समय को ऐसा मानते हैं कि इस समय में अगर आप सोते हैं या भोजन करते हैं तो इससे आयु कम होती है। लेकिन तर्क कुल मिला के ये है कि इस समय प्रकृति ऐसी स्थिति में होती है जब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। इसलिए उस पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा उठाइए, ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, सो करके, खाना खा करके उस एनर्जी का नुकसान मत करिए। और पंडित जी हमें बताइए 1 अगस्त सोमवार का शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, वो समय फिर से नोट करें। 1 अगस्त सोमवार का दिन शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम बात करते हैं किसी एक खास राशि की। तो आज पंडित जी कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे, जानते हैं पंडित जी से। हम आपको अब बता रहे हैं अलग अलग राशियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है वृषभ यानी टॉरस। सामान्यतः छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या इनको परेशान करती है, नॉर्मली बड़ी बीमारी नहीं होती। इनको मानसिक समस्या, सर्दी जुखाम और मधुमेह यानी डायबिटीज, इन 3 समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जल्दी होती है, कोल्ड कफ जल्दी होता है और डायबिटीज होने की संभावना रहती है। क्या करना चाहिए?
वृषभ राशि के लोग अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो एक तो भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करें और दूसरा गहरा ध्यान करें, थोड़ा समय निकाल करके मेडिटेट करें तो इनको फायदा जरूर होगा। और हम जैसे कि हर बार आखिर में प्रोग्राम की बात करते हैं महा उपाय की, और जिसका आपको भी इंतजार रहता है, तो जान लेते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। आज का महा उपाय है कि अगर आपकी शिक्षा में, आपकी पढ़ाई में बार बार बाधा आ रही है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, रुक जाती है, बाधा रहती है, तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम दोनों समय 27-27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। और सावन का पावन महीना चल रहा है, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए या एक दाना पंचमुखी रुद्राक्ष का लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहन लें। और चूंकि रुद्राक्ष पहन लेंगे तो मांसाहार का प्रयोग बंद कर देंगे। अगर ये उपाय आप करें तो शिक्षा में आने वाली बाधाएं तो दूर होंगी ही, शिक्षा में आपको विशेष सफलता जरूर मिलेगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और आशा करते हैं कि आपकी समस्याओं का निवारण पंडित जी के बताए गए उपायों से हो गया होगा। तो फिलहाल पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।